हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों स्टोक का नियम, क्लास 11 फिजिक्स में दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैं रेगुलर आपका सिलेबस करा रहा हूं दोस्तों। तो स्टोक का नियम आज अपन देखने वाले हैं और बीमी विधि से इसकी गणितीय निगमन भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अपन। तो स्टोक ने एक तो नियम दिया, लेकिन किससे संबंधित एक नियम दिया उसके बारे में अपन पहले समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि स्टोक ने श्यान बल से संबंधित नियम दिया है ना। किससे संबंधित? श्यान बल से संबंधित नियम दिया। अब होता क्या दोस्तों, जब किसी छोटी गोलाकार वस्तु को, एक आपके पास छोटी गोलाकार वस्तु है, किसी तरल में नियत वेग से कोई गति करता है, यदि मतलब किसी तरल पर प्रवाहित मतलब रखते हैं, तो जो गोला होता है दोस्तों वो नियत वेग से पहले क्या करता है? गति करता है। लेकिन दोस्तों जो तरल होता है वो क्या होता है? तो तरल जो होता है मतलब जैसे द्रव है, वो वस्तु पर चिपकता है ना, चिपकता है। दोस्तों समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि जो तरल होता है वस्तु से चिपक कर है ना गति करता है। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, तरल के चिपकने के कारण मतलब एक बल कार्य कर रहा है ना, बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण दोस्तों इस गोलाकार वस्तु की गति धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो जब द्रव चिपक कर गति करती है दोस्तों, तो यहां पर यदि आपको पता होगा किसी वस्तु पर कोई वस्तु चिपकेगा तो उसका जो गति होगा कम होगा। तो साथ में गोले का भी गति कम होता है और परत का भी गति कम होता है। और धीरे धीरे दोस्तों आगे चल करके द्रव के परतों के बीच भी लगभग वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है ना। यह क्रम लगातार चलता जाता है, वेग से गति करता है, कम वेग होता जाता है और आगे चलकर दोस्तों जो द्रव के परतों के बीच गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस पर एक विरोधी बल कार्य कर रहा है जिसे श्यान बल कहते हैं। और इसी श्यान बल का अध्ययन किया दोस्तों किसने? जॉर्ज जी स्टोक ने, है ना। और जिसे हम स्टोक का नियम कहते हैं। समझ गए ना। कहने का मतलब दोस्तों आपका कोई वस्तु है ना, और वस्तु के गति के कारण दोस्तों द्रवों में अपेक्षित परत में गति उत्पन्न हो जाती है और तरल के अंदर विपरीत दिशा में श्यान बल कार्य करने लगता है। तो उसकी विभिन्न परतों के बीच अवैच्छिक गति का क्या होता है? विरोध करता है ना। जिसका अध्ययन दोस्तों स्टोक ने किया, जिसे हम स्टोक का नियम कहते हैं। द्रव की विभिन्न परतें दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। जो तरल है, जो द्रव है, उनकी विभिन्न परतें होती हैं, है ना। तो जब इसमें दोस्तों कोई गति अवस्था में कोई वस्तु डालते हैं तो वस्तु से द्रव की जो परतें होती चिपक जाती हैं, जिसे दोस्तों द्रव के परतों के बीच एक अपेक्षिक विपरीत जो बल कार्य करता है जिसे श्यान बल कहते हैं, है ना। तो इसी श्यान बल का दोस्तों अध्ययन किया, है ना। और दोस्तों उन्होंने एक नियम दिया जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टोक का नियम। क्लियर दोस्तों, इतना तो समझ ही गए होंगे यार कि स्टोक ने किससे संबंधित नियम दिया दोस्तों। तो स्टोक ने श्यान बल से संबंधित नियम दिया। श्यान बल, ठीक है, श्यान बल। अब स्टोक का नियम है क्या दोस्तों? तो स्टोक ने क्या बताया कि जब आर त्रिज्या, आर स्मॉलर क्या हो गई? त्रिज्या, आर त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस पर गति की विपरीत दिशा में एक श्यान बल F कार्य करता है, जिसका परिमाण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। F बराबर 6 पाई ईटा आर भी। ये दोस्तों स्टोक ने दिया है और इसी का अपन गणितीय व्याख्या करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो ये समझना है कि दोस्तों जो आपका श्यानता गुणांक क्या है? ईटा है। आर क्या दोस्तों? त्रिज्या है। और वेग क्या है? भी है। मतलब जो श्यान बल कार्य करता है वो तीन चीजों पर निर्भर होता है, एक तो श्यानता गुणांक पर, और एक तो वस्तु की या गोलाकार वस्तु की दोस्तों त्रिज्या पर, और तीसरा दोस्तों उसके वेग पर। तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितनी मात्राएं में होती है। तो दोस्तों आपको सीधा सा शुरू करना है कि यहाँ पर मैंने लिखा है निगमन दोस्तों, है ना। तो बीमी विधि से निगमन कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि जो श्यान बल है, श्यान बल दोस्तों F, ठीक है। थोड़ा सा ये कलर हाई है तो अपन दूसरे कलर से लिखते हैं। श्यान बल F दोस्तों तरल के श्यानता गुणांक ईटा, ठीक है, और दोस्तों वस्तु की त्रिज्या किस किस पर डिपेंड करता है? वस्तु की त्रिज्या R तथा वस्तु के वेग v पर निर्भर करता है। इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों
कि जो श्यान बल होता है किस किस पर डिपेंड है ना, तरल की श्यानता गुणांक ईटा पर, वस्तु की त्रिज्या आर पर और वस्तु की वेग भी पर निर्भर है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिपेंड है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः जो एफ है दोस्तों समानुपाती है ईटा के, इसकी मात्रा कितनी हमको नहीं पता। एफ जो समानुपाती त्रिज्या के, इसकी कितनी मात्रा हमें नहीं पता। और दोस्तों तीसरा कंडीशन है एफ समानुपाती है किसके, वेग के, और दोस्तों कितना है हमें नहीं पता, तो कर दिया अपन ने सी, है ना। तीनों को मिलाकर लिखने पर, तीनों को क्या कर लिखने पर दोस्तों, मिलाकर, तीनों को मिलाकर लिखने पर, तो मिलाकर लिख दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका। तो अपन पेज करते हैं चेंज, तो तीनों को मिलाकर लिखने पर आपका आएगा एफ प्रोपोर्शनल ईटा ए, है ना, और आर के पावर बी, वी के पावर सी। इस प्रकार दोस्तों आपका एक समीकरण आ गया। अब जब भी दोस्तों हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है मेरे भाई। तो यहां पर मैं एक के नियतांक लगा देता हूं, ईटा की पावर ए, ईटा है दोस्तों याद रखिएगा ना, यन नहीं है, ईटा है, और आर की पावर बी, और दोस्तों वी की पावर सी। क्लियर है, ये हो गया दोस्तों। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों जो बिमी सूत्र है ना, आप चाहे तो यहां पर याद कर लें, चाहे जो आपको करना हो, क्योंकि दोस्तों बिमी सूत्र यहां पर निकलवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं मान रखूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बीमाएं मैंने बहुत सारे कराए हैं यार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि बीमा विधि से अपन कर रहे हैं। तो मैं यदि कहूं श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ईटा की बीमा, ये पता होना चाहिए आपको। यहां पर दोस्तों बल, श्यान बल, बल से बल मतलब दोस्तों बल का, बल की बीमा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों वेग, वेग की बीमा, क्लियर। और दोस्तों आपका आर त्रिज्या, त्रिज्या की बीमा। इतना दोस्तों आप लोगों से पता होना चाहिए। तो श्यानता गुणांक की बीमा दोस्तों आप लोग लिख लीजिए एम एल के पावर -1 टी की पावर -1, ये दोस्तों आपका श्यानता गुणांक है, ठीक है। बल की बीमा दोस्तों एम एल टी की पावर -2, ये बल की बीमा है। वेग मतलब वेग, वेग मतलब दूरी बटे समय, मतलब एल टी की पावर -1, ये दोस्तों किसकी बीमा है, वेग की बीमा। और दोस्तों रेडियस है त्रिज्या मतलब केवल लंबाई, तो केवल लंबाई होगी। इतना क्लियर दोस्तों। अपन अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। किस में मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 से रख दीजिए। तो दोस्तों के जो है बीमाहीन राशि, यहां पर के बीमाहीन राशि है, ठीक है ना, के बीमाहीन राशि है, तो के पर कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो रखिए एफ का मान एम एल टी की पावर -2। दोस्तों आपका श्यानता गुणांक कितना है, एम एल पावर -1 टी की पावर -1, पावर में दोस्तों ए है। और आपका आर, आर कितना दोस्तों, एल तो एल, पावर कितना बी। और दोस्तों आपका जो वी है वेग, तो एल टी की पावर -1, और पावर कितना दोस्तों सी। अब इसके आगे करना क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इनको अपन अभी तो यहां पर एम एल टी की पावर -2 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको घात को अंदर गुणा कर दें, एम की पावर ए, एल की पावर -a, टी की पावर -a। यहां पर दोस्तों एल की पावर बी, और यहां पर दोस्तों एल की पावर सी, टी की पावर -c। अब दोस्तों यहां पर घातांक के आधार पर इसको अपन मैनेज कर लें, तो देखिएगा यहां m के पावर a है तो रहने दें, यहां m तो है ही नहीं है। एल दोस्तों -a है, साथ में b है तो +b, और यहां पर LC है तो +c। इसके बाद दोस्तों t यहां -a है और यहां -c है। इतना क्लियर दोस्तों, t -a, और ये हो गया। अब दोनों पक्षों में दोस्तों हम बीमा संगतता की सिद्धांत से दोनों पक्षों में बीमाएं क्या होंगी, समान होगी, तो तुलना कर देते हैं। तो लिखना क्या है दोस्तों आपको, बीमीय, ठीक है। क्या दोस्तों लिखना है आपको, थोड़ा सा पेज सही नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ऐसा कर देते, चलिए बीमीय
समांगता के सिद्धांत से, ठीक है, विमीय समांगता के सिद्धांत से। देखिए दोस्तों, यहां m के पावर 1 है तो a बराबर कितना होगा, 1 होगा। घात की तुलना कर रहे हैं तो समीकरण 2 हो गया। यहाँ दोस्तों l की पावर कितना है, -a + b + c। इधर दोस्तों l का पावर 1 है, ये समीकरण 3 हो गया। और दोस्तों यहाँ t की पावर कितना है, -a - c बराबर दोस्तों -2, ये समीकरण 4 हो गया। क्लियर दोस्तों, ये आ गया समीकरण 2, 3 और 4। अब इसी में से दोस्तों अपन पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, समीकरण a बराबर 1 है, a बराबर 1, तो a का मान यदि मैं समीकरण 4 में रख दूं तो दोस्तों कितना आएगा, देखिए समीकरण 4 से तो रखिए -1 - c बराबर -2, तो c इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। c इक्वल कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है ना। आपका a का वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी दोस्तों अपन को निकाल लेनी है, c की वैल्यू देखिए। अब समीकरण अपन 3 में रख दें, समीकरण 3 से रख दीजिए। चलिए, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू हमें पता नहीं, c की वैल्यू +1 बराबर 1, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो b बराबर भी आ गया दोस्तों 1। क्लियर है ना, b बराबर 1। अब दोस्तों a b c की वैल्यू रख दें अपन किसमें, समीकरण 1 में। तो आपका समीकरण 1 कितना दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं। समीकरण 1 है दोस्तों f बराबर k ईटा की पावर a r के पावर b और v की पावर c। तो रख दीजिए, समीकरण 1 से अपन रख रहे हैं तो समीकरण 1 आपको लिखना है। समीकरण 1 से दोस्तों कितना हो जाएगा, f बराबर k नियतांक है, ईटा की पावर 1 और दोस्तों r की पावर 1 और आपका बेग की पावर 1। कुल मिलाकर दोस्तों यदि k को अपन 6 पाई मान ले, यदि k बराबर कितना हो, 6 पाई, तो दोस्तों आपका बल आ गया 6 पाई ईटा आर भी। और यही दोस्तों आपका है ना, स्टोक के नियम के आधार पर शेयन बल का फार्मूला हो गया। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वीडियो को मैं पुश करके रोक देता हूं और दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डायग्राम दोस्तों ये तो पहले शुरू में ही बना लिए होंगे आप। ये रहा आपका स्टार्टिंग लिखने का स्टोक्स का नियम, ये लिख ले दोस्तों। गणितीय आगमन यहां से स्टार्ट करना आपको, और इसके बाद ये रहा दोस्तों आपका अगला पोजीशन। आगे बढ़ाते हैं अपन, और फिर अंत में दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, यहां तक में पूरा हो जाता है आपका स्टोक्स का नियम। क्लियर दोस्तों। तो स्टोक्स के कुछ शर्तें भी हैं, उन्हें भी यदि आपको देखना तो देख सकते हैं दोस्तों। जैसे तरल का विस्तार अनंत होना चाहिए। स्टोक्स की शर्तें आप लोग हेडिंग डाल लें और लिख लें, है ना। क्या दोस्तों, तरल का विस्तार अनंत होना चाहिए। मतलब तरल थोड़ा सा दोस्तों, जैसे मतलब किसी भी बांध पर कोई वस्तु है तब वहां पर स्टोक्स का नियम फॉलो करेगा, है ना। और दोस्तों तरल की जो समांगी तथा श्यानो, मतलब समांगी एक ही प्रकार का माध्यम होना चाहिए, और गोलाकार वस्तु का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो, छोटा होना चाहिए, और जो वस्तु दोस्तों डुबा रहे हैं वो दृढ़ तथा उसका पृष्ठ चिकना होना चाहिए, और वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। तो ये 3-4 आपके शर्तें कौन कौन से। तरल का विस्तार अनंत हो दोस्तों, तरल का विस्तार क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तरल समांगी और श्यान हो, तरल कैसा होना चाहिए, समांगी और श्यान हो। गोलाकार वस्तु का आकार अनंत सूक्ष्म हो, ठीक है। और दोस्तों वस्तु दृढ़ और पृष्ठ चिकना होना चाहिए। वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। इतना दोस्तों कंडीशन है स्टोक्स के। तो आपको शर्तें लिख लेना है कि क्या क्या कंडीशन है, तो आप लोग लिख लेंगे, आशा करते हैं। चलते हैं दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।